लगातार कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि तीसरी लहर भी सामने है और उससे अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात सबसे पहले राजस्थान की। राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने दुकान पर बैठे कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कारोबारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक बदमाश सड़क पर खड़ा होकर पिस्तौल से लगातार फायरिंग करता दिखाई दिया। इस दौरान वहां एक बाइक खड़ी दिखाई दी, जिस पर 2 बदमाश नजर आए। थोड़ी ही देर में वहां एक दूसरी बाइक भी पहुंची, जिस पर 3 बदमाश बैठे थे। फायरिंग के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस भी वहां पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी में दिख रहे बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। तो ये कोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया, जहां पर बाइक पर देखिए ये कुछ लड़के मौजूद हैं, कुछ ने अपना चेहरा ढका है, और पुलिस आखिरकार अब इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ताबड़तोड़ ये यहाँ पर सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आते हैं, फायरिंग करते हैं। गनीमत ये रही कि जो फायरिंग हुई उसमें जो कारोबारी है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक बदमाश सड़क पर खड़ा होकर पिस्तौल से लगातार फायरिंग करता रहा। सबसे पहले वो 3 लोग बाइक पर बैठकर आते हैं, उसमें से एक शख्स नीचे उतरता है और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई देता है। सर हम हिसाब कर रहे थे, जितने में मतलब कि बाइक से 2 बाइक पे 6 जने आए और आते ही ना पापा पे फायर कर दिया सर उन्होंने। लगी तो नहीं किसी को? सर लगी तो नहीं, हम सब ने इधर टीन शेड के पीछे इधर बच के जान बचाई सर। विवाद चल रहा है कि आप लोगों का? सर पहले विवाद हमारा पहले सर विवाद चल रहा था, हमारी लड़ाई हुई थी सर, उस चक्कर में हमारा विवाद चल रहा है सर। किससे? सर हुए हमारे गुलशेर अली से और एक इमरान कालिया से सर। सूचना मिली थी दिन में करीब 11 बजे के करीब, कैलाश फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है अपने सब्जी मंडी में। यहाँ पर 2 बाइकों पर 6 लड़के आए और इसको एम करते हुए इसकी दुकान पर फायर किए और फायर करके यहाँ से भाग गए। इस संबंध में अभी सभी अधिकारी यहाँ पधारे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और हुलिये के आधार पर मुलजिमों की तलाश के लिए नाकेबंदी वगैरह करा रहे हैं। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, आखिरकार क्या वजह रही, ये कौन लोग थे जो गोलियां चला रहे थे और क्यों चला रहे थे? देखिए, अभी तक की जो पुलिस जांच हुई है उसमें ये सामने आया कि ये जो व्यापारी है जिस पर फायरिंग की गई है उससे पुरानी कोई रंजिश से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन क्योंकि जब तक आरोपी अभी पकड़े नहीं गए तो ये फिरौती का भी शक किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि फिरौती वसूलने के लिए किया गया है। व्यापारी ने नहीं कहा कि अभी तक उससे फिरौती वसूलने को लेकर कोई कॉल आया। दूसरा, आप देखिए कि आप जो सीसीटीवी फुटेज देंगे तो उसमें फायरिंग इस तरीके से की जा रही है कि उसके आसपास से गोली निकल रही है। अगर वो चाहते तो उसको गोली मार सकते तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी हत्या नहीं करना चाहते। अगर हत्या करना चाहते थे तो कर सकते थे, जिस तरीके से जो फायरिंग की फुटेज है उस हिसाब से। अब पुलिस दबिश दे रही है, पकड़ रही है, कुछ उनके नज़दीकी है उनको पुलिस ने अभी डिटेन किया, उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को जब पकड़ में आएंगे तब पूरे मामले का खुलासा होगा कि फायरिंग क्यों की गई। वो भी बीच बाजार फायरिंग की गई, फल मंडी के अंदर जहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लोग देख रहे थे, तो दहशत पैदा करना चाहते थे। लेकिन वो दहशत क्यों पैदा करना चाहते थे दिन दहाड़े फायरिंग करके? ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जवाब तब पूरी तरह से मिलेंगे जब आरोपी पकड़ में आएंगे। जी ठीक, जरा भवानी की तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखा दें। सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो अब सामने आई है, जिसमें एक बाइक दिख रही है और एक बाइक पर 3 लोग बैठे दिख रहे हैं। एक और बाइक यहाँ पर है जिसमें भी 3 लोग सवार हैं, यानी 6 ये बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। 14 जून का ये वीडियो, चेहरे को ढके हुए ये शख्स, जिसमें एक शख्स जब नीचे उतरता है तो ताबड़तोड़ वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए दूसरी बाइक जिसमें भी 3 लड़के बैठे हैं, उसके बाद फायरिंग कर ये लोग उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। हालांकि जिस कारोबारी पर हमला करने की इन्होंने कोशिश की, किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। ये 2 तस्वीरें भी इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि बाल जो कारोबारी है वो बच्चा, हालांकि रंजिश की बात वो अभी फिलहाल उससे इनकार कर रहा है। लेकिन क्या वजह रही, दिन दहाड़े ये 6 बदमाश पहुंचते हैं और ताबड़तोड़, 1-2 नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर की जाती है। भवानी हमारे साथ मौजूद हैं। भवानी, क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है?
देखिए अभी तक जो आरोपी है वो तो नहीं पकड़े गए। पुलिस ने टीम बनाई है बाकायदा और सर्च कर रही है आरोपियों को पकड़ने की, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल बाहर है। काफ़ी कोशिश कर रही है। उनके नज़दीकी लोगों को ज़रूर कुछ डिटेन किया गया जिससे पूछताछ पता लगाया जा सके कि वो गए कहाँ, किस जगह छुपे हुए हैं, किन्होंने शरण दी है, वो तमाम। अभी पुलिस उन आरोपियों के नज़दीक नहीं पहुंची है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इनमें से एक भी अगर आरोपी पकड़ा जाए तो पूरे मामले का खुलासा हो सके कि पूरा मसला है क्या, क्योंकि वही सच बता पाएंगे कि आखिर अटैक क्यों किया गया। व्यापारी पुरानी कोई रंजिश का मामला बता रहा है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ और आप दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, केवल ये रंजिश से जुड़ा मामला नहीं हो सकता है, तो कहीं फिरौती से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है या और कोई वजह तो नहीं है। और पूरे मामले में वो व्यापारी की हत्या करना चाहते थे या सिर्फ दहशत पैदा करना चाहते थे, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसके लिए अब इंतज़ार यही किया जा रहा है कि पुलिस कब तक आरोपियों को दबोचे। ठीक है। भवानी, ये जो फायरिंग हुई इसमें कितना नुकसान हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था, ये फल मंडी का इलाका है, तो वहाँ गोलियां चली। नुकसान से ज़्यादा है कि वहाँ पर जिस तरीके की दहशत हुई है, जिस तरीके से लोगों के अंदर, क्योंकि जो लोग मंडी में आ रहे थे, इसके अलावा उनमें अभी तक दहशत है कि कैसे ऐसे दिन दहाड़े आए और वहाँ पर इस तरीके से फायरिंग करे। इस वजह से काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पुलिस इन आरोपियों को पकड़े। अगर इस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग होती है, इस तरीके से अगर आते हैं और गोलियां चलाते हैं, तो कौन लोग सुरक्षित है? ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है कोटा के अंदर कि अगर ऐसे दिन दहाड़ फायरिंग हो रही है तो आखिर आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? पुलिस को ये सोचना होगा, इस डर को ख़त्म करना होगा। ये भी इंतज़ार किया जा रहा है कि न केवल आरोपियों के खिलाफ एक्शन हो, ऐसी घटना, ऐसी वारदात फिर न हो, उसको लेकर पुलिस क्या करती है और सरकार क्या करती है, इस पर भी नजर रहेगी। ठीक है, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें। सीसीटीवी तस्वीरें जिसके आधार पर टीम बनाई गई है और अब ये जो 6 लड़के जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, इनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन जरा उस वक्त का मंजर देख लीजिए जब 2 बाइक पर ये 6 लड़के सवार होकर वहां पहुंचते हैं। ये फल सब्जी मंडी जहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद थे, एक कारोबारी को टारगेट करने की इन्होंने कोशिश की। क्या ये सिर्फ डराने की कोशिश थी, धमकाने की कोशिश थी, या वाकई जान लेने की कोशिश के तहत ये लोग वहां पहुंचे थे? अब इसी के तहत जांच आगे बढ़ रही है। हिसाब कर रहे थे जितने में मतलब कि बाइक से 2 बाइक पे 6 जने आए और आते ही ना पापा पे फायर कर दिया सर उन्होंने। लगी तो नहीं किसी को? सर लगी तो नहीं, हम सब ने इधर टीन शेड के पीछे इधर बच के जान बचाई सर। विवाद चल रहा है क्या आप लोगों का? सर पहले विवाद हमारा पहले सर विवाद चल रहा था, हमारी लड़ाई हुई थी सर, उस चक्कर में हमारा विवाद चल रहा है सर। किससे? सर हुए हमारे गुलशेर अली से और एक इमरान कालिया से सर। सूचना मिली थी दिन में करीब 11 बजे के करीब, कैलाश फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है अपने सब्जी मंडी में, यहाँ पर 2 बाइकों पर 6 लड़के आए और इसको एम करते हुए इसकी दुकान पर फायर किए और फायर करके यहाँ से भाग गए। इस संबंध में अभी सभी अधिकारी यहाँ पधारे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और हुलिये के आधार पर मुलजिमों की तलाश के लिए नाकेबंदी वगैरह करा रहे हैं। भवानी, ये जो कारोबारी है खुद बता रहा है कि कुछ लोग से रंजिश थी, उन लोगों से क्या अभी तक पूछताछ हो रही है? देखिए, वो जो रंजिश से जुड़ा हुआ मसला है उस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी के तहत कुछ लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो आरोपी है जिनको जो व्यापारी है आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन लोगों से रंजिश थी, जिसमें जो फायरिंग करने वाले भी लोग हैं 1-2 शामिल हैं, तो उनसे भी उनके परिवार वालों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें 2 मकसद है, एक इस फायरिंग का मकसद जान सके पुलिस की आखिर फायरिंग क्यों की गई, क्या रंजिश थी या कोई फिरौती से जुड़ा हुआ मसला था या और कुछ था। दूसरा, किस तरीके से आरोपियों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि आरोपियों तक पहुंचने के लिए उनके जो नज़दीकी परिवार वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, उनसे इसलिए पूछताछ की जा रही है कि कहीं किसी ने शरण तो नहीं दिए, देखा किसने। इसके अलावा उन विटनेस की जिन रास्तों से वो निकले थे उसमें से उनके भी सीसीटीवी फुटेज और खंगाले जा रहे हैं, जिससे पता लगा सके कि वो आखिर किस रास्ते से कहाँ भागे हैं, ये पता लगाया जा सके। तो पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है और सबसे पहले पुलिस की कोशिश है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, और जब आरोपी पकड़े जाएंगे तभी पूरे मामले का पूरा सच है वो खुलासा होगा कि मकसद क्या था। क्या व्यापारी को हत्या करना चाहते थे, क्या पुरानी रंजिश का, जैसे व्यापारी कह रहे हैं वो मामला था, या कुछ फिरौती का मामला था।
और अगर फिरौती का मामला होता तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से शहर के बीच दिन दहाड़े फायरिंग होना और इस तरीके की दहशत पैदा करना, ये चौंकाने वाला है। वो तो इन सब पे नजर है। इसके अलावा जो पुलिस है, कोटा पुलिस, ये भी देख रही है कि इस तरीके बिल्कुल। तो अभी देखिए पुलिस जो है वो जांच कर रही है, टीम बना दी गई और जल्द ही अब पकड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से है। और बढ़ रहे हैं आगे एक महत्वपूर्ण खबर जिस पर लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, सियासत भी तेज हो गई है। बात अब अयोध्या की। पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। 16.5 करोड़ का फर्क है और इसका जवाब साफ साफ चंपत राय जी को, ट्रस्टी को देना चाहिए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते, आप भी चिंता मत करिए। प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। 2011 में ये एग्रीमेंट पहली बार किया गया। सब मनगढ़ंत कहानी रच रहे हैं। यानी जमीन सही खरीदा राम जन्मभूमि पर। जी बिल्कुल एकदम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। आरोप ये लग रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए की जमीन ट्रस्ट ने महज कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से आरोपों की जांच अपनी निगरानी में कराने की मांग कर रही है। जमीन का एग्रीमेंट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम है, यानी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ट्रस्ट ने यह जमीन खरीदी। इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया ने सुल्तान अंसारी को ढूंढ निकाला। न्यूज 18 इंडिया ने सुल्तान अंसारी से पूरे विवाद का सच जानने की कोशिश की। ये 2 करोड़ पहले थे जमीन का रेट, फिर 18 करोड़ हो गए। कैसे हो गए? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी तमाम लोगों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वाकई में सेकंडों में, मिनटों में जमीन के रेट बदल दिए गए? ऐसा है कि जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है, तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए तो ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपये में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपये हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपये में तय हुई, जिसमें से 50 लाख रुपये हम लोगों ने पेशगी के रूप में उनको दिया था। लेकिन जब हमारी ट्रस्ट से ये बात हुई कि जो है इसको हम लोग बैनामा लेंगे, तो चूँकि ट्रस्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट धारक है उनको हम पैसा नहीं दे सकते, हम बैनामा धारक को पैसा देंगे। तो हम लोगों ने आपसी सहमति बना के कि किसी 2 लोग के नाम बैनामा हो जाए, जो जिसका प्रॉफिट होगा उसको वो दे दिया जाएगा। तो हम 2 लोगों के नाम हमारा बैनामा हो गया। 18 करोड़ रुपए आपने किस तरीके से लिए? मतलब वो कैश में था या फिर खाते में था या फिर किस तरीके से? 18 करोड़ नहीं लिया हमने। हमारे खाते में जो आया है वो केवल 17 करोड़ रुपया, हमारे 8.5 करोड़ रुपये मेरे खाते में और 8.5 करोड़ रुपया जो है वो रवि मोहन के खाते में आया है। इसमें आप काफ़ी दिनों से दिख भी नहीं रहे थे। लोग बता रहे थे कि आप जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है आपने अपने आप को किनारे कर लिया, कोने में कर लिया। क्यों ये आरोप लगाया कि इसके बाद से आपने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया या छुपा दिया कहीं? नहीं, ये बात काफ़ी दिनों की नहीं है, बात फिलहाल कल से ही ये बात आ रही है। तो चूँकि अभी ये जो हमारे एग्रीमेंट थे 2011 से लेके, ये तथ्य मेरे सामने ये मुझे ज़रा कागज़ दिखा दीजिए जो ट्रस्ट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ था आपका। वो कागज़ मुझे समझाइए कि आखिर क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये देखना ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से लोगों के जहन में ये सवाल होंगे कि जो आरोप संजय सिंह की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये ज़मीन करीब 10 मिनट के अंतराल में ही 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ की हो जाती है, तो जो बैनामा करने वाले शख्स है, जिन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है, वो शख्स यहाँ पे बताने के लिए मौजूद हैं कि जो बात तय हुई थी ट्रस्ट के साथ, उसी आधार पे आपने बैनामा करवाया था। जी, उसी आधार पे। ठीक है, दिखाइए, कागज़ दिखाइए। ये 2019 का जो है ये मेरा एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट हमने कैंसिल करके 2 लोगों के नाम बैनामा कराया, मेरे और रवि मोहन के नाम हमने बैनामा कराया। उसी आधार पे हमने ट्रस्ट को उस जमीन को ट्रांसफ़र किया। जी, अभी अब चंपत राय से फिलहाल कोई बातचीत हुई है आपकी कल परसों में इस पूरे विवाद के बाद? हमारे उनसे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि ज़मीन जब उन्होंने बैनामा करा लिया उसके बाद से हमारी उनसे कोई मुलाकात अभी फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि हम ज़मीन बेचने वाले थे, वो लिखाने वाले थे, हमने ज़मीन बेचा, उन्होंने लिखाया, तो हमारी उनके अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं है।
आपने क्या रेट पता करने की कोशिश की कि क्या वाकई में ज़मीन के रेट इतने ही हैं या फिर औने पौने दाम में है या हाईली मार्केट रेट पे दे रहे हैं आप? ऐसा है कि अगर देखा जाए तो अगर जो अधिग्रहण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ज़मीन लगभग 24.5 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। क्योंकि राम मंदिर बनना था, राम मंदिर से जुड़ा मामला हुआ था, आस्था का केंद्र है अयोध्या, आस्था से जुड़ा मामला था, इसलिए हम लोगों ने इस ज़मीन को 24.5 करोड़ की बजाय इसको हम लोगों ने 18.5 करोड़ रुपए में दे दिया। क्योंकि मंदिर का मामला है, कोई बात नहीं, इसको दे दिया जाए। ठीक है, तमाम आरोपों पर क्या कहेंगे जो लोग लगा रहे हैं इस ज़मीन के बैनामे को लेकर के, एग्रीमेंट को लेकर के कि औने पौने दाम में जो है ज़मीन को मार्केट रेट से बढ़ा करके फिर उसमें प्रॉफिट लिया गया? ऐसा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने पूरी छानबीन करके आरोप नहीं लगाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले का जो बैनामा हुआ उसकी एक कॉपी पेश कर दिया, और जो 10 मिनट के बाद बैनामा उसकी कॉपी पेश कर दिया। उन्होंने पुराने एग्रीमेंटों को निकाल के देखा नहीं, तो अधूरा ज्ञान उनको था, इसलिए उन लोगों ने आरोप लगाया। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजीत सिंह अयोध्या से हमारे साथ हैं और अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, आपके पास क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है अभी तक? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ऋषिकेश उपाध्याय महापौर अयोध्या, जिनके ऊपर अयोध्या की विकास की जिम्मेदारी और उस रजिस्ट्री के में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें गवाही भी है ये, और ट्रस्ट के जो मेंबर हैं अनिल मिश्रा। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जो आरोप पवन पांडे और आप नेता संजय सिंह लगा रहे हैं उसमें कितना दम है, बताइए। उनका आरोप पूर्णतः भ्रामक है और असत्य है। उनका आरोप इससे साबित हो जाता है कि उनके सारे दावे झूठ साबित हुए हैं। देखिए, अभी चंद दिनों पहले ये प्रदेश और ये पूरा देश कोरोना की महामारी के लपेट में था। इन्होंने पुरानी फोटो वायरल की, 2011-12 की फोटो वायरल करके ये लाशें बह रही हैं गंगा में, सैकड़ों लाशें हैं। इसके बाद जब उसका पर्दाफाश हुआ और कोविड में थे माननीय योगी जी, कोविड के उठते ही पूरे प्रदेश में हर जिले का दौरा किया, सीएचसी पर गए, पीएचसी पर गए। जब ये घरों में दुबके थे तो कोविड सेंटरों पर गए योगी जी। तो वो कागज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं 10 मिनट का अंतर 2 करोड़ को 18.5 करोड़ बना दिया, जमीन सोना उगल रही थी। मैं बता रहा हूं, आपने जो पूछा है कि उन्होंने, तो मैं उनका बता रहा हूं शुरू से ना, उन्होंने क्या क्या किया। फिर उसके बाद उन्होंने योगी और मोदी को लड़ाने का प्रयास किया। इसके बाद जो चीज 11 वर्षों की थी, जो 2011 से चल रहा था, उसको 10 मिनट में बना के देश को भ्रम में फैलाने की स्थिति में लाके खड़ा किया। ये वही लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो जातिवादी, जात में विद्वेष फैलाने का रोज बयान दे रहे हैं, जो एक राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। ऐसे माननीय सदन के जमीन बिल्कुल क्लीन है, चूंकि उसमें आप भी गवाही हैं। 2 करोड़ का 18 करोड़ हो गया, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ 80 लाख है। इस पर क्या कहेंगे? वो उसी को एजेंडा बना। मैं इस पर आ रहा हूं। अयोध्या को देश की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाने में माननीय योगी जी लगे हुए हैं, माननीय मोदी जी लगे हुए हैं। 1200 एकड़ की नव्य अयोध्या का प्रस्ताव चल रहा है। किसान सहमति से, खुशी से जमीन दे रहे हैं, हम उन्हें 4 गुना में दे रहे हैं। अगर वो सर्किल रेट 5 करोड़ 80 लाख है तो 23 करोड़ 20 लाख की जमीन होती है, फिर भी ट्रस्ट ने 18.5। मार्केट रेट की बात करेंगे तो आधे में जमीन ट्रस्ट दिया है, क्योंकि इसलिए मिला है कि वो जिनकी जमीन है वो भी रामकोट के रहने वाले हैं। राम जन्मभूमि के विस्तार में जो मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर फकीर राम, कौशल्या सदन, ये सब बहुत प्राचीन सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर हैं, उनको मुझे विस्थापित करना था, उनको भी भव्य बनाना था। तो उनकी सहमति पर, उनकी खुशी पर, तो रेलवे स्टेशन के पास ये जमीन उनकी सहमति के आधार पर ली गई है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी दशमलव में नहीं है। ये लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये योगी जी के और मोदी जी के लोकप्रियता से हताशा में जी रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, दस्तावेज हमने नहीं बनाया। अरे किसी प्रकार की, सारे जब पेपर ऑनलाइन है, इसमें तो कोई छुपाने की चीज नहीं है। मोदी और योगी की सरकार में सब ऑनलाइन है। उनके राज्य में नंबर 1 और 2 होता था, 2 की रजिस्ट्री होती थी, 4 नंबर 2 में दिया जाता था। लेकिन ट्रस्ट 5000 रुपए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, 1 रुपए भी नंबर 2 या जांच को तैयार है आप लोग? सभी प्रकार की जांच को। जब जांच क्या है, जांच तो सारे पेपर सोशल मीडिया में है, रजिस्ट्री ऑफिस में है, नेट पे है, वो जैसी भी जांच चाहें करा लें। आप लोग ये भी कह रहे थे कि अगर गलत निकला तो मानहानि का दावा करेंगे। चंपत राय ने कल अपनी वीडियो जारी की और कहा कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमने 1423 रुपए जो उसका रेट है उसके हिसाब से लिया और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हम लोग झूठ के पुलिंदों पर, बिना तथ्य पर कोई काम नहीं करते। जो भी विधिक कार्यवाही होगी, ठीक है, कानून से होगी, जो नियम संगत होगी, केस करेंगे उन लोगों पर, केस करेंगे, वह कार्रवाई हम लोग करेंगे।
ठीक है अजीत, जरा आप रहिए साथ। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों को एक बार फिर से खारिज करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोमवार शाम एक और बयान जारी किया। चंपत राय ने अपने ताजा बयान में कहा कि आरोप लगाने वालों ने तथ्यों की जानकारी नहीं ली, इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। चंपत राय ने एक बार फिर दावा किया कि जमीन पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी गई और उनके मुताबिक जमीन बाजार मूल्य से कम कीमत में खरीदी गई। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने रविवार को मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में एक बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था। रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। अमित, अब देखिए सुल्तान अंसारी सामने आ गए और वो भी बकायदा पेपर लेकर, जो डॉक्यूमेंट पहले आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी एक तरफ दिखा रहे थे तो उसके जवाब में भी डॉक्यूमेंट से ही वार किया गया। क्या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, अभी तक उनके सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं और खुद इसका जवाब उस शख्स ने दिया है जिससे एग्रीमेंट हुआ था, जिसके नाम पर जमीन थी और बाकायदा उसने वो पेपर सारे दिखाए हैं, तो यह आने वाले दिनों में इन राजनीतिक दलों के सामने चुनौती होगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस भी अगर कोई तथ्य लाती है तो अब इससे मजबूत तथ्य लाते होंगे। और अब अगला कदम ये होगा कि अदालत में कितनी मजबूती से ये सारे तथ्य खड़े रह सकते हैं। तो राम जन्मभूमि का ये मुद्दा है, अगर विपक्ष कुछ कहता है तो सत्ता पक्ष उसका जवाब देता है। फिलहाल अभी इस पूरे के पूरे प्रकरण में यह आरोप हैं, ये राजनीतिक आरोप ही यहाँ पर लग रहे हैं और चुनौती है अब, जबकि इस मामले में स्वामित्व जिसके पास था पहले था, जब वो सामने आया है उसने न्यूज 18 इंडिया के सामने अपनी सारी बातें बताई है, तो विपक्ष के सामने चुनौती की उन तथ्यों को और मजबूती से पेश करे जिसका वो दावा कर रहे हैं, जिस आधार पर वह आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब कुल मिलाकर अब एक के बाद एक सच्चाई सामने आ रही है। अब आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जिनकी ये पुश्तैनी जमीन थी और जिन्होंने ये 2011 में जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक को बेची। इसके बाद 2017 में कुसुम पाठक ने इसे सुल्तान अंसारी को बेची और फिर ये ट्रस्ट के पास चली गई। आप बताइए, जमीन को लेकर जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हुआ है, किस तरह से ये जमीन आपने हरीश पाठक को दी थी? हमने 2011 में एग्रीमेंट किया था। 2011 में मैंने एग्रीमेंट किया था और 2017 में रजिस्ट्री हरीश पाठक को कुसुम पाठक मैंने किया। कितने में बेची थी जमीन आपने? हमने 2 करोड़ में हरीश पाठक को दिया था। उसके बाद उन्होंने जमीन किसको दी? और फिर उन्होंने जमीन सुल्तान को दिया और सुल्तान ने ट्रस्ट को दिया। तो इस जमीन में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट, जिस तरह से सियासत हो रही है कि कम दाम में बेच दिया, मार्केट रेट क्या होगा इसमें? सर बहुत होगा। जब से राम मंदिर का फैसला आया है जमीन का दाम आसमान छू रहा है यहाँ पे। देखिए, जावेद आलम साहब थे, उनके दूसरे बेटे नूर आलम साहब हैं।
जिससे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जब से यहाँ जमीनों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या इस जमीन की जो 2 करोड़ को 18 करोड़ हुआ, जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कीमत दे दी गई, घोटाला हुआ, आपको लगता है ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ सरकार जी, इसकी जमीन की कीमत और भी थी, उन्होंने जो है ये कम में खरीदा है जी, ट्रस्ट में जी। किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं? आपके फादर से आपके लोग नाम जमीन कब आई थी? हमारे नाम जो है 97 में आई है। हमारे पिता से हमको विरासत मिली थी। जी। उसके बाद आप लोगों ने ये जमीन का क्रय किया, एग्रीमेंट किया, और उसके बाद 17 में जी 2011 में हमने जो है एग्रीमेंट किया है 1 करोड़ में, और 2017 में जो है 2 करोड़ में हमने उसको सेल किया है। उसके बाद ये जमीन और लोगों के पास गई? हाँ, फिर और लोगों के जो ये विवाद हो रहा है, पवन पांडे या आम आदमी पार्टी के नेता जो लगा रहे हैं कि जमीन में डिस्प्यूट है, जमीन में के पीछे और भी कई कहानियां हैं, तो क्या सच्चाई इसमें लगती है? कोई कहानी नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानी रच रहे हैं। यानी जमीन सही खरीदा राम जन्मभूमि पर? जी बिल्कुल एकदम सही। मार्केट रेट ज्यादा है, उसके हिसाब से उन्होंने कम में खरीदा? कम में खरीदा, बिल्कुल सर। अजीत, अब वो लोग सामने आ रहे हैं जिनकी ये पुश्तैनी जमीन है, वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये जमीन बेची है। क्या अब ट्रस्ट की तरफ से कोई कदम उन नेताओं पर या उन लोगों पर उठेंगे जो ये आरोप लगा रहे थे कि घोटाला हुआ है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, हमारे साथ अब से थोड़ी देर पहले ऋषिकेश उपाध्याय थे, जो अयोध्या के मेयर हैं और इस पूरे मामले में आई विटनेस है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। जो 30 ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी ने, उन्होंने कहा कि जांच से हमको किसी प्रकार का भय नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, जो धर्म को बांटना चाहते हैं, जो जाति को बांटना चाहते हैं। तो अब इस बात की तैयारी हो रही है इनकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, और जो लोग इसमें आई विटनेस है, चाहे ऋषिकेश उपाध्याय हो, अनिल मिश्रा हो, कि हम इसको कानूनी जो अदालत में ले जाएंगे, और अगर ये गलत साबित होते हैं तो इनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। और कल भी राजू दास ने कहा था कि हम 50-50 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो यही है कि अब समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनको जवाब देना होगा तथ्यों के साथ, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है और जमीन कम रेट पे खरीदी गई। क्योंकि जिस परिवार से हमने बात किया, उन्होंने 1 करोड़ में 11 में रजिस्ट्री की, 2017 में 2 करोड़ में बेचा उसको एग्रीमेंट के बाद, और अब उसकी कीमत 30 से 40 करोड़ है, जिसकी रजिस्ट्री 18-18.5 करोड़ में हुई है। तो अब जवाब देने के लिए कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी को तैयार रहना होगा, और ना उन्हें अदालत में जवाब देना होगा। देखिए, और सियासी बयानबाजियां भी देखिए इसको लेकर तेज है। इस मामले पर सीपीआई नेता अतुल अंजान ने क्या कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। कम से कम 27 करोड़ लोगों से हजारों करोड़ रुपया पिछले 20 साल में इकट्ठा किया गया। आज उसके हिसाब देने की जरूरत है, लेकिन वो हिसाब तो मिलेगा नहीं, इसलिए ज़्यादा बात मत कीजिए। ये चोरी जो की है, बेईमानी जो की है, राम जी के नाम पर, भगवान रामचंद्र जी के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम पर सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बयानों के बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया, और बीजेपी ने कहा कि कुछ लोग अड़ंगा डालना चाहते हैं राम मंदिर के निर्माण पर। हमेशा से अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा विरोध किया, और खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तब भी ये विरोध कर रहे थे। ट्रस्ट पर सवाल उठाकर तमाम उन श्रद्धालुओं को, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा से उसमें सहयोग किया है। ये समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति बन चुकी है। इन्होंने तो वचन लिया था किसी से कि हम तो नहीं बनने देंगे मंदिर वहां पर। अमित, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि घोटाला हुआ है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, क्या कोई कांग्रेस ऐसी अपील कर सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो कांग्रेस के रणनीतिकारों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर ये मांग जरूर की है, और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी फोरम पे, चाहे जुडिशियल फोरम पे या फिर इंक्वायरी फोरम पे, ये मामला उठाएंगी विपक्षी पार्टियां और इसको या आगे ले जाएंगी। लेकिन इनको यह दावा अपना ये साबित करना होगा, क्योंकि इसमें जो आदमी थे जिन्होंने जमीन बेची थी वो सामने आ गए। उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के सामने उन्होंने बयान दिया कि किन परिस्थितियों में ये जमीन बेची गई और किस वजह से करीब 18.5 करोड़ के रेट पर वो उस जमीन की कीमत यहाँ पर आकी गई है। तो जरूर इस बात की पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी फोरम पर इस प्रकरण को लेकर शिकायत उठाई जाएगी। अब देखना यह है कि वो फोरम क्या होगा, या तो कोर्ट होगा या फिर कोई और इंक्वायरी फोरम होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो
कुल मिलाकर सियासी बयानबाजियां तो जारी हैं और इस पर आगे क्या होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से बड़ी खबर। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि उनका एक भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस एकजुट है, क्योंकि इससे पहले यह जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ कांग्रेस के विधायक हैं जो जेडीयू के संपर्क में हैं और टूट की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर अब प्रेमचंद्र मिश्रा ने स्थिति क्लियर की। उन्होंने कहा कि उनका एक भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। एलजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी टूट की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस भी जल्द ही बिखरने वाली है और कई ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू के संपर्क में हैं कांग्रेस के। ये सब काल्पनिक बातें हैं और मीडिया में ये इस तरह की खबरें प्लांट करवाई जा रही। जेडीयू के उन नेताओं के द्वारा जो नीतीश कुमार के समक्ष अपनी कुछ उपयोगिता साबित करना चाहते हो। और मेरा तो सीधा आरोप है, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जो कांग्रेस के भगोड़े हैं, वो इस सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी एमएलए पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा है। हमारा विधायक दल इंटैक्ट है और हम जानते हैं कि परसेप्शन का खेल चल रहा है। एलजेपी को आपने कर दिया तो कांग्रेस एलजेपी है। और सबसे बड़ी बात, क्या नीतीश कुमार इतने कंफर्टेबल हैं बीजेपी के साथ कि कांग्रेस को भी नाराज कर देंगे? मैं समझता हूं नीतीश कुमार एक राजनीतिक व्यक्ति है, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपके 10 विधायक जो हैं वो जेडीयू के संपर्क में हैं। सिर्फ 3 विधायकों की और ज़रूरत है, 1/3 हो जाएगा तो फिर जेडीयू के ओर लोग जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही ऐसी पटकथा कई बार हम लोगों ने सुनी है। ये काल्पनिक आधारहीन बातें हैं। हमारा एक भी एमएलए कहीं भी जेडीयू के संपर्क में नहीं है। हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी और इसी विधानसभा में बनेगी और इसी साल बनेगी। तो भले ही कांग्रेस के विधायकों के टूट की बात सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं है, इसीलिए इस तरह के सगुफे सामने आ रहे हैं। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। अब इस खबर पर 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ पटना से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी खास बातचीत कर रहे थे। चंद्रमोहन, यहाँ जिस तरीके के बयान अब प्रेमचंद्र मिश्रा को देना पड़ा है उसके क्या मायने हैं? वो क्यों देना पड़ा उनको बयान सामने आकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लोग अगर अपने नेताओं को सेव करना है, उनको बचाने की कोशिश करना है, विधायकों के पक्ष में उतरना है, तो जाहिर तौर पर है कि कांग्रेस के नेताओं को इस तरह का बयान देना होगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के 10 विधायक जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और ये कहा जा रहा है कि 3 विधायक और अगर राजी हो जाते हैं तो यह पार्टी कभी भी टूट सकती है, क्योंकि टूटने के लिए 2/3 लोगों को होना ज़रूरी है, विधायकों का साथ होना ज़रूरी है। और ऐसे में 19 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है 3 विधायकों का और इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही वो हामी भरेंगे उसके बाद आपको नज़र आएगा कि कांग्रेस भी 2 भागों में बट गई है, जिसमें एक धड़ा जो है वो जेडीयू के साथ जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब इससे पहले चुनाव था उस समय भी जब आरजेडी के जो एमएलसी थे उन लोगों में भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि पार्टी कभी नहीं टूटेगी, लेकिन उनके कई ऐसे एमएलसी थे जो टूटे और उसके बाद फिर जेडीयू में शामिल हो गए। और वही कहानी एक बार फिर से अब सामने नज़र आ रहा है, जिसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जेडीयू के संपर्क में हैं। वो कभी भी माना जा रहा है कि जेडीयू के साथ हो सकते हैं। सिर्फ 3 लोगों के आने का इंतजार हो रहा है। ऐसे में जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, विधायक एमएलसी हैं, वो पार्टी को सेव करने के लिए और अपने चेहरे को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनका पार्टी बिल्कुल सुरक्षित है और ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है नीरज, इस तरह की खबरों के मायने जरा बताइएगा। और साथ ही साथ एक बड़ी बात जो प्रेमचंद्र मिश्रा ने कही कि नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि उनके लिए कांग्रेस की तरफ से दरवाजा बंद हो। देखिए, बिल्कुल प्रेमचंद मिश्रा ने 2 बड़ी बातें कही जब चंद्रमोहन से वो बातचीत कर रहे थे। पहली ये कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस से उनके रिश्ते
खराब हो, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस के साथ सरकार में रह चुके हैं जब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे में जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और राजनीति में सब कुछ मौजूदा में जो दिख रहा है वो भविष्य में भी होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में 2024 में अगर कोई राजनीतिक गणित बदलता है लोकसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि बार बार ये भी बात होती है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक थर्ड मोर्चा बन सकता है, तो उस थर्ड मोर्चे में कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका उसमें ज़रूर होगी, क्योंकि बीजेपी एक अलग पार्टी है, एनडीए है, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस यूपीए की है, लेकिन कई बार तीसरे मोर्चे को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। दूसरी अहम बात प्रेमचंद मिश्रा ने कही, जिस पर गौर करने वाली बात है कि इसी विधानसभा में नई उनकी सरकार बनेगी, यानी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनेगी, ये आरजेडी की बनेगी जो विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष के पास भी सदस्य संख्या काफ़ी अच्छी है, 110 के आसपास है। तो क्या नीतीश सरकार गिरेगी, ये एक बड़ा सवाल है, और उन्होंने संभावना जताई है, दावा किया है कि इसी विधानसभा में विपक्ष की भी सरकार बनेगी। तो क्या राजनीतिक गणित बदलेगा आने वाले दिनों में, ये सारी बातें हैं, दावे किए जा रहे हैं जो खबरें आई उसके बाद। लेकिन कांग्रेस के जो ज्यादातर विधायक हैं वो अशोक चौधरी के काफी। ठीक है नीरज, रोक रही हूं मैं आपको। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, जहां चिराग पासवान की जगह उनके चाचा के लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता बनने के बाद हलचल और तेज हो गई है। पशुपति कुमार पारस ने अब एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी की एक बैठक बुलाई, वहीं चिराग पासवान भी अपने घर पर बैठक कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या चाचा की बात मानकर चिराग पासवान उनके साथ बने रहेंगे या फिर वो कोई और कदम उठाते हैं। एलजेपी में टूट के बाद पटना के इस प्रदेश कार्यालय में किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और जो लोग भी पहुंच रहे हैं सिर्फ बाहर से उनको वापस लौटना पड़ रहा है। सीधे तौर पर दिल्ली से फ़ोन कर यह मना किया गया है कि कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता है। ऐसे में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं गेट बंद है। यहाँ पर पहुँचे हैं प्रदेश प्रवक्ता जो गेट के बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताइए, आप पहुँचे हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और अब तो एलजेपी पर पशुपति कुमार पारस का कब्जा हो गया है, किस तरह से इसको देखते हैं? कब्जा नहीं, कोई अब षड्यंत्र करके कब्जा कर ले तो ये पार्टी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाई गई पार्टी थी, और जो तमाम जो अगर कोई कहता है कि बेटा को विरासत में दे दिया गया है, तो चिराग पासवान जी तो अपना ताकत का एहसास करा दिए। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, बिहार में सत्ताधीन पार्टी थी और उनको 70 सीटों से 42 सीटों पर ला करके छोड़ दिया, तो एक ताकत है, उनके साथ वोटर खड़ा है। तो इसी ताकत से जो लोग हैं, जेडीयू के लोग घबरा गए हैं और भीतर घात कर करके और पशुपति पारस जी को कटप्पा बना कर करके और उनके पीठ पे तलवार घोंपने का काम किया। चंद्रमोहन, हम नजर इस बात पर होगी कि चिराग पासवान का अगला स्टेप क्या होता है, अगला कदम चिराग पासवान का क्या हो सकता है। क्या मुलाकात भी हो रही है चाचा भतीजे के बीच? बिल्कुल, देखिए, पार्टी टूटने के बाद लगातार चिराग पासवान अपने चाचा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कल वो घंटों जाकर उनके घर में इंतजार किए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ गई है कि शायद अब पशुपति पारस के लिए वापस लौटना मुमकिन नहीं है। हम अभी मौजूद हैं पटना के इस एलजेपी के प्रदेश कार्यालय में। सबसे बड़ी बात यह है कि कल से दिल्ली से एक फ़ोन आया और उसके बाद किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है, और जो खासकर चिराग के समर्थक हैं, चिराग पासवान के समर्थक हैं, वो बाहर पहुंचते हैं, गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अमर आज़ाद यहाँ पर पहुँचे हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। ऐसे में हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये इजाज़त कब तक नहीं मिलेगी अंदर जाने का। हम लोग तो आए हैं कि जाकर के बात करते कि क्या चल रहा है, क्या किससे ऑर्डर आया है, पर यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किसी को जब बोले कि ऊपर से इजाज़त है कि किसी को नहीं अंदर जाने दिया जाएगा। तो देखिए, हम लोग हैं चिराग जी के साथ हैं, और जो लोक जनशक्ति ठीक है चंद्रमोहन, जरूर रहिए आप साथ। जल्दी से जान लेते हैं नीरज से भी। नीरज, ये जो हलचल चल रही है एलजेपी के भीतर, इसको लेकर किसी दूसरी पार्टियों का भी कोई रिएक्शन आया अभी तक?
देखिए, दूसरी पार्टियों के रिएक्शन में जेडीयू के नेता तो लगातार संपर्क में है। आरजेडी का जो बयान है वो सहानुभूति रखता है चिराग पासवान के पास, लेकिन पटना में हमने तमाम कार्यकर्ताओं की बात सुनी, उनकी सहानुभूति चिराग पासवान के साथ है। दिल्ली में पशुपति पारस के खेमे के पक्ष में लोग बोल रहे हैं, लेकिन पटना में चिराग पासवान के साथ है। 12 जनपद पे रामविलास पासवान का आवास है, यहाँ हम लोग मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले सौरभ पांडे, जो कि चिराग पासवान के सलाहकार भी हैं और मीडिया को भी देखते, वो यहाँ आए हैं। आज तीसरा दिन है एलजेपी की लड़ाई का। और अंदर आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन विकास से, आपको सामने गाड़ी दिख रही होगी चिराग पासवान की। चिराग पासवान इसी गाड़ी से कल पहुंचे थे पशुपति पारस के घर, और इस वक्त अंदर एक बैठक चल रही है। एक दो दूसरे कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। तो चिराग पासवान अपनी आगे की रणनीति बना रहे होंगे। आज की तारीख में एलजेपी के अध्यक्ष वो हैं, लेकिन आगे कैसे अपनी दावेदारी पार्टी के अंदर रखते हैं, क्योंकि पटना में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बारे में कार्यकर्ताओं से हमने सुना कि चिराग पासवान के पक्ष में वो बोल रहे थे। हालांकि पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसद ने एलजेपी पर दावा किया है। संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति पारस की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान कैसे अपने आप को बिहार की सियासत में अब अपनी दस्तक देते हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कल वो 1.5 घंटे के लिए ज़रूर पहुंचे थे पशुपति पारस के आवास पे, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन राजनीतिक कदम क्या आगे बढ़ाते हैं, ये अब चिराग पासवान बिल्कुल, यानी देखना होगा कि अब क्या स्थिति वहां पर बनती है और चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।